वेलकम 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 टू डे 9, 14 मार्च 2022। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले 8 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले के सेशन कंप्लीट नहीं किए तो आपको पहले उस सेशन में जाना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए, फिर इस सेशन में आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस को समझने के लिए आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर्स के बाद ही ऑप्शन आएगा। एटलीस्ट अगर आपको पूरे सेशन कवर नहीं करने हो तो डे 8 का सेशन खास कंप्लीट करें, फिर ये सेशन 9 में एंट्री लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आधा कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन का कुछ पार्ट मैंने वहां पे भी कवर किया है और यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे उसको, जीरो से लेकर। अगर आपको ऑप्शन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ऑप्शन बेसिक जो फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा नारायण माधव सर का, क्योंकि उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और उसके सारी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। तो कंटिन्यूस बेसिस पे उनका सपोर्ट मुझको मिलता रहा है। इसमें खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का, जो प्रिंसिपल है। उसके अलावा डॉक्टर महेश गढ़िया, जो कोऑर्डिनेटर है और प्रोफेसर है इस कॉलेज के। उसके अलावा प्रोफेसर सुभाष औडिद्रा, जो कोऑर्डिनेटर है और प्रोफेसर के इस इंस्टीट्यूट के। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हम लोग 10th डे में से 9th डे को आज कवर करने वाले हैं। दिस इज 10 डे वर्कशॉप बेसिकली फॉर नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। तो हम इसके अंदर काफी कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये लास्ट के 2 दिन रह गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई एम अरुण चौबे, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 ईयर इनटू दिस फील्ड, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा बेस्ट नॉलेज आपके साथ में शेयर करूँ। तो ऑप्शंस जितना हम देखते हैं, जितना उसके बारे में आपने सुना होगा बहुत ही रिस्की प्रोडक्ट है। बट सही में अगर मैं देखूं तो ऑप्शंस अगर आप सही से यूज करते हो तो उसके जैसा कोई भी हेजिंग टूल नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाने उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करूं। इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 60 मिनट असाइड रहना पड़ेगा। ऐसी जगह में बैठना है जहां पे बिल्कुल से डिस्टरबेंस ना हो सके तो हेडफोन या हैंड्स फ्री का यूज कीजिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और लैपटॉप पे अगर यूज कर पाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर लैपटॉप का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में उसको यूज करना है। जब आप वर्टिकल में यूज करते हैं तो आपको ज्यादा स्पेस मिलती है उस चीज को समझने के लिए। उसके अलावा हो सके तो आप पेन और पेपर रेडी रखें, जिससे क्या होगा कि आपको कहीं पे भी नोट्स बनाने की इच्छा होती है तो आप बना सकते हो। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल नॉलेज अगर ऑप्शन का नहीं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ रिस्क में कुछ डिस्क्लेमर में दे दूं यहाँ पे। ये जो प्रोग्राम है दैट इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। इसमें फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में नहीं बताया है आपको, सिर्फ हम मार्केट रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसके अंदर आपने कोई भी चीज जानी सीखी तो इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन का है। आप कोई भी डिसीजन इसके बेस पे लेते हैं एक्चुअल लाइफ में तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करना चाहिए। ही वुड बी द राइट पर्सन टू एडवाइज यू। और जो पास्ट परफॉर्मेंस कितनी बार मैं शो करूंगा तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो फ्यूचर में भी रेप्लिकेट हो। इसके अलावा मैं अपने जो भी नॉलेज है उसका बेस्ट पार्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास बेस्ट नॉलेज है या मेरे नॉलेज के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से जो बेस्ट है वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं वही कोट वॉरेन बफेट का यहाँ पे रिपीट करता हूँ। डेरिवेटिव कैन बी फाइनेंशियल वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। तो डेरिवेटिव में 4 प्रोडक्ट आती है जो हमने कल के दिन में कवर किया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको स्टॉप कीजिए वीडियो को और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए इस टाइम पे कि व्हाट आर दोस 4 प्रोडक्ट्स। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वो 4 प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स के कौन से हैं। उसके बाद आपको ये वीडियो को वापस से ऑन करना है। ओके, थैंक यू। होपफुली आपने राइट किया होगा। और जिन्होंने भी ये चारों आंसर लिखे हुए हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने सही आंसर दिया है। अगर आपने सही आंसर नहीं दिया है तो आपको फिर से 8 नंबर का वीडियो देखना चाहिए। उसमें मैंने ये चारों के बारे में काफी डीप में डिस्कशन किया है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस एजेंडा। टुडेस 9th डे, 14 मार्च का दिन है हम लोग का। आज के दिन में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शन से। तो अगर ऑप्शन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं एकदम जीरो से सिखाऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑप्शंस के टाइप में, डिफरेंट की जो उसकी वेराइटीज है, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसको हम लोग डीप में और डिटेल में समझेंगे। फिर पे ऑफ द ऑप्शंस
ऑप्शंस का जो पे ऑफ होता है कि कितने पे कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसका बेसिक कैलकुलेशन आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द ऑप्शंस पैरामीटर ऑन कॉल एंड पुट। जब भी अलग अलग पैरामीटर्स है, 5 डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो वो पांचों में जब भी चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट उसके प्राइसिंग में क्या पड़ता है वो हम समझेंगे। अगर ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ग्रीक्स, तो आप ऑप्शंस के किंग बन सकते हैं। यू कैन बिकम मास्टर ऑफ द ऑप्शंस। और अगर आपने ऑप्शन सीख लिया तो ऑप्शन एक ऐसा टूल है जो आपको हमेशा पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेज ले रहे हैं, बेबी स्टेप। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप रेडी हैं अगर इस चीज को सीखने के लिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है रेडी टू लर्न, RTL। RTL करके आप टाइप करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने ये इसके लिए आप रेडी हो नया कुछ कुछ सीखने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में, ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है? अगर आप वर्ड से अगर जाएंगे तो ऑप्शंस का मीनिंग होता है चॉइस या ऑल्टरनेट। तो ये वर्ड से ही समझ में आएगा कि ऑप्शंस के अंदर हमेशा आपके पास चॉइस होती है, ऑल्टरनेट होता है। यू हैव अ राइट but not an obligation to buy or sell the underlying assets on or before stated date day at a stated price for a price। That means हमेशा जब भी आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, बेसिकली जब बाइंग साइड में है, तो हमेशा आपके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। ऑप्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब वो आगे जाके हम समझेंगे, बट इसमें दो अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन जिसको हम बाइंग बोलते हैं, और दूसरी शॉर्ट पोजीशन जिसको हम सेलिंग बोलते हैं। तो जब भी आप बाय करते हैं तो हमेशा आपके पास राइट होता है, वेदर इट इज कॉल और पुट। जब भी आप बेचते हैं तो आपके पास ऑब्लिगेशन आता है। तो जब बायर अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा तो आपको वो अप्लाइज करके उसको कंप्लीट करना रहेगा। तो ऑप्शंस को समझने के लिए यहाँ पे मैं ये ऑन कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मेरा स्पॉट लाइट जहाँ पे है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। तो अभी हमने जो कवर किया था पॉइंट कि ऑप्शंस, तो ऑप्शंस बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है कॉल ऑप्शन एंड द सेकंड वन इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉल होल्डर और कॉल राइटर, पुट होल्डर एंड पुट राइटर। ये चारों आपने समझ लिया तो ऑप्शंस के ये चारों के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हो। तो आज के दिन में हम लोग स्ट्रेटेजीज का पार्ट नहीं कवर कर रहे हैं, बट यस सॉरी बट यस मैं ये पार्ट कवर करूंगा कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाने लायक बन सके। यानी आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि ये तीनों चारों को कंबाइन करके, एक दो या तीन या चार, उसके कॉम्बिनेशन से आप खुद की अलग अलग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का मीनिंग होता है कि यू हैव अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ कि मान लो आज 15 की डेट है, और मुझको ऐसा हुआ कि आज एक्चुअली 14 है। तो 14 की डेट है और मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन आया कि मुझको एक मोबाइल परचेस करना है, और मेरा कैलकुलेशन है कि मैं 50,000 रुपीज का मोबाइल लेना चाहता हूँ। तो आज 14 है, मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 है और 50,000 के मेरे बाय करने की इच्छा है। मैं मोबाइल के शॉप पे गया, उसके साथ बात की, मैंने उसको 5,000 रुपीज का टोकन अमाउंट दिया, और मैंने एक फोन बुक किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन बुक किया 50,000 जिसकी कॉस्टिंग है, और मैंने उसको क्या कमिट किया है, बाकी जो अमाउंट है वो 31st को मैं आकर के दूंगा और आपके पास से मोबाइल लेके जाऊंगा, राइट। और या तो मैं दूसरा एक ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि जिसमें मैं 5,000 अभी 14th को दे रहा हूँ, और 31st के लिए मैंने इसको कमिट किया है कि 31st तक मैं कभी भी आऊंगा, पैसा दूंगा, बाकी पैसा जो 45,000 और आपके पास से मोबाइल लेके जाऊंगा। तो ये दो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हुए। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में जिस दिन आपने बाय किया है उस दिन से लेके जिस दिन एक्सपायरी, उसके बीच में सिर्फ आप एक्सपायरी के दिन उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में जिस दिन आपने बाय किया तब से लेके एक्सपायरी के बीच में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली इंडियन मार्केट के अंदर यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। आप अगर मार्केट वॉच में ऐड करेंगे तो CE और PE करके लिखा आता है, दैट मीन्स कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है या काउंट किया जाता है। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो CA और PA करके लिखा होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोनों में, कॉल और पुट दोनों के अंदर यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट दोनों रहते हैं। इंडिया के अंदर हम लोग कुछ यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। तो अभी ये पॉइंट से मैं कहीं पे भी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी उसका कैलकुलेशन आएगा, तो यू हैव टू बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, आपको पहले से समझ के रखना है कि मैं यूरोपियन ऑप्शन की ही बात कर रहा हूँ। खाली ऑप्शन वर्ड यूज होगा तो भी उसका मीनिंग यही रहेगा कि वो यूरोपियन ऑप्शन है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, जो मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, वो मोबाइल के केस में अगर मैंने जो 5,000 रुपीज दिया दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, और मेरे पास राइट है कि मैं अभी 50,000 का मोबाइल परचेस कर सकता हूँ 31st मार्च को। दैट मीन्स मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मान लो
फ्लिपकार्ट में सेल आ गई, अमेजोन में सेल आ गया, वही सेम मोबाइल 50% ऑफ पे चल रहा है, तो अभी मुझको वो परचेस करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से वो सेम मोबाइल ले सकता हूँ। तो उस केस में जो मैंने 5000 दिया है दैट विल बी माय लॉस। उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मेरा लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कैन बी दोस 5000, जो मैंने प्रीमियम पे किया है दैट कैन बी माय मैक्सिमम लॉस। फिर अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ, तो वो मोबाइल वाला जो बंदा है उसकी बात करें, तो उसने 5000 ले लिया और उसने मुझको राइट दे दिया कि बस तुम कभी भी आते हो, समझो 31 मार्च को आओगे तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। बट अगर मैं नहीं पहुंचा तो 5000 उसके हो गए, उसको मोबाइल भी नहीं देना पड़ा और उसको 5000 मिल भी गए। तो ये उसका बेनिफिट है। या उसको नुकसान क्या रहेगा कि मान लो कोई भी कारण से मोबाइल का प्राइस बढ़ गया, तो भी उसको मुझको सेम प्राइस 5000 में ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको एक टोकन अमाउंट दिया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, ऑप्शंस के अंदर पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन मींस यू हैव अ राइट टू सेल, आपके पास बेचने का राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको बेचना ही पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस पेन से लेता हूँ, मान लो ये जो पेन है वो मार्कर पेन है, और आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप आपके ये एक्चुअली आपकी पेन, ऐसा गिनते चलते हैं, आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आज के दिन में ये पेन आप मुझको सेल कर सकते हैं, मान लो 50 रुपीज में। तो 50 रुपीज में आपके पास ये पेन मुझे बेचने का राइट है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप जब भी ये पेन को बेचने आओगे तो मुझको आपके पास से परचेस करना ही पड़ेगा। तो उस केस में मैं आपसे कुछ चार्ज करता हूँ, मैंने एक टोकन अमाउंट आपसे चार्ज की 5 रुपीज की। दैट मीन्स आपके पास अब राइट है मुझको 5 रुपीज देने के बाद में कि आप जब भी चाहते हो आज के पूरे दिन में ये पेन आप मुझको 50 रुपीज में बेच सकते हो। जब भी आप बेचने आओगे तो मुझको आपके पास से लेना ही पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या हुई कि मार्केट में इस तरह की पेन की डिमांड बढ़ गई, कोई स्पेसिफिक टाइप का ये पेन है और यही सेम पेन सिग्नेचर पेन ऐसा हम बोल सकते हैं कोई, और उसकी प्राइस मार्केट में 50 रुपीज से बढ़कर 500 हो गई। तो उस केस में आप इसको मार्केट में 500 में बेच सकते हो, तो उस केस में मुझको आप ये सेल नहीं करोगे, राइट। अल्टीमेटली आप मुझको क्यों सेल करोगे, जब वही सेम प्रोडक्ट 5000 में जा सकती है, 500 में जा सकती है, तो आप मुझको 50 में तो सेल करोगे नहीं। तो उस केस में हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कितने का नुकसान आएगा, 5 रुपीज का, जो आपने वो टोकन अमाउंट मुझको दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑप्शन को पुट ऑप्शन को परचेस करते हो, दैट मीन्स आपके पास राइट है कि आप इस पर्टिकुलर जो अंडरलाइन है उसको बेच सकते हो, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बेचना ही पड़ेगा, राइट। तो उसमें भी दो पार्टीज है, एक पुट होल्डर और दूसरा पुट राइटर। पुट होल्डर को लॉन्ग पुट और दूसरे को शॉर्ट पुट भी बोलते हैं। दैट मीन्स जिसके पास राइट है बेचने का दैट इज कॉल्ड पुट होल्डर, जिसको कंपल्सन है कि जब होल्डर बेचने के लिए आएगा तो इसको कंपल्सरी बाय करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पुट राइटर। तो टोटल 4 पार्टीज विल बी देयर, कॉल होल्डर, कॉल राइटर, पुट होल्डर, पुट राइटर। और ये चारों को हम लोग आगे जाके डिटेल में भी समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को और इलोबरेट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड मैंने अलग अलग यूज किए हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो अलग अलग जो टर्म्स यूज होती है, क्योंकि आप इस मार्केट के अगर नहीं हो तो आपको ये सारे टर्म्स नए लग रहे होंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बायर, सेलर और वो सब कुछ। तो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आप पेन पेपर लेके बैठिए, उसके नोट्स में लिखिए। अगर हो सकता है आपको समझ में एक बार नहीं आ रहा तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर वापस पीछे जाना है, फिर से जो मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल और पेन का एग्जाम्पल दिया उसको देखना है और फिर से इसको वापस लर्न करना है। आप मल्टीपल टाइम ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज्यादा है तो YouTube में एक ऑप्शन भी आता है कि जिसपे आप क्लिक करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मेरे जो स्पीड की स्पीड है वो बढ़ा और घटा सकते हो आपके पास, दैट इज ऑप्शन अवेलेबल इन YouTube। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन दैट मींस व्हिच गिव्स बायर राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स। दैट मींस आप जब भी ऑप्शंस को बाय करते हो तो आपके पास कॉल ऑप्शन बाय करने में बायर के पास राइट होता है। पुट ऑप्शन, जब आप पुट ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना रहे हो दैट मींस व्हिच गिव्स बायर राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। जैसा मैंने बताया कि आप जब भी पुट ऑप्शन बाय करोगे तो आपके पास बेचने का राइट होगा। देन बायर ऑफ ऑप्शन, आप जो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो वेदर इट इज कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दोनों केसेस में द बायर ऑफ ऑप्शन इज वन हु हैज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। he or she pay the price of the price to the seller for this option is called option premium। जो भी ऑप्शंस को बाय करता है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसा कि हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया तो उस केस में मैंने 5000 पे किया था। पेन का एग्जांपल लिया उसमें 5 रुपीज मैंने पे किया, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। जो अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, और उसमें बायर को हमेशा पे करना पड़ता है।
राइटर के केस में द नेक्स्ट ऑप्शन राइटर, तो राइटर के केस में राइटर को हमेशा रिसीव होता है, द राइटर ऑफ द ऑप्शन इज वन हु रिसीव द प्रीमियम and is hereby obliged to sell or buy the assets if buyer of the option exercise his right। तो उस केस में जब भी वो अपने राइट को एक्सरसाइज करता है तो उस केस में इसको बाय या सेल करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ऑप्शन प्रीमियम। अभी आपने जो देखा था, जो मैंने 5000 और 5 रुपीज पे किया था, कॉल के केस में 5000, पुट के केस में 5 रुपीज, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम प्राइस विच द बायर और बायर ऑफ द ऑप्शन पे टू द ऑप्शन सेलर, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। फिर आते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। तो ऑप्शंस के केस में जैसे फ्यूचर में क्या होता है, लाइव प्राइस चल रही होती है, डिमांड सप्लाई के बेस पे एक ही प्राइस होती है, बट ऑप्शंस के केस में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल लूं और निफ्टी चल रही है अभी 17,500, तो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस का भी होगा, इसी तरह से उसके ऊपर और उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी भी उसके हिसाब से अलग अलग रहती है। तो प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एट विच द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग at which the underlying assets will be purchased or sold by the option holder or the exercise of the option। तो जिस प्राइस पे हम लोग फाइनली डील डन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। तो उस केस में वो दैट इज प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। फिर आता है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन का मीनिंग होता है कि जब मेरे पास जो राइट है उसको मैं सही में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जनरली मेरे पास मान लो कॉल है, फॉर एग्जांपल निफ्टी का मेरे पास कॉल है 17,000 का, तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस में मैं बाय कर सकता हूँ। या रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का मेरे पास कॉल है, तो वो जो पर्टिकुलर प्राइस मैंने डिफाइन की है, जिस स्ट्राइक प्राइस इसके पहले वाले में, उस स्ट्राइक प्राइस पे मैं उसकी डिलीवरी लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक्सपायरेशन डेट। जिस डेट को वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, देखो हर डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमने जो इसके पहले भी डिस्कशन किया था कल के दिन में, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है जिस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो हमेशा कोई भी डेरिवेटिव का एक एक्सपायरी डेट होगा, उस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन डेट, द डेट ऑन विच द एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट। उसके बाद आता है टेन्योर ऑफ ऑप्शंस, उसकी जो लाइफ स्पान है, लाइफ साइकिल है उसका, उसको हम बोलते हैं ऑप्शंस की टेन्योर। तो जनरली क्या होता है कि आप जो परचेस करते हो तब से लेके उसकी एक्सपायरी तक का जो टाइमिंग बाकी होता है, दैट इज कॉल्ड टेन्योर। फिर लॉट साइज। लॉट साइज के अंदर जितने भी हम लोग ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में, उसमें फ्यूचर हो या ऑप्शंस हो, वो हमेशा लॉट में काम करता है, सिंगल आप बाय नहीं कर सकते, आपको वो मल्टीपल लॉट्स में करना पड़ेगा। एक क्वांटिटी फिक्स होती है, समझो 100 रुपीज का शेयर है और आप कम से कम 1000 ले सकते हैं, तो 1000 के मल्टीपल्स में ही आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन सिंगल लॉट। तो इसको हम बोलते हैं लॉट साइज। तो हर डेरिवेटिव्स की एक लॉट साइज होती है जिसको काम करना होता है। देन कम्स अमेरिकन ऑप्शन। तो होपफुली मैंने भी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया कि अमेरिकन ऑप्शन, तो अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है कि जब भी आप अमेरिकन ऑप्शन बाय करते हो, तो बायर के पास राइट है, जिस दिन उसने बाय किया तब से लेके उसकी एक्सपायरी जब तक है, उसके बीच में वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, दैट मीन्स उसकी डिलीवरी ले सकता है, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शन। फिर आते हैं हम लोग यूरोपियन ऑप्शन में। तो यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है कि जिस दिन उसकी एक्सपायरी है उसी दिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, भले मैंने आज परचेज किया 14 को, बट 31 अगर एक्सपायरी है तो 31 को ही मैं इसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब कोई भी जो अंडरलाइंग है, इसका जो कैश में मार्केट में प्राइस चलता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। दैट मीन्स फ्यूचर का प्राइस अलग होगा और कैश का प्राइस अलग होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है, जनरली कॉस्ट ऑफ कैरी का डिफरेंस ऑलवेज दोनों के बीच में रहेगा। उसके बाद आते हैं इंडेक्स ऑप्शन। कोई भी इंडेक्स का, निफ्टी है, सेंसेक्स है, या निफ्टी फ्यूचर, सॉरी बैंक निफ्टी है, वो इंडेक्स हुए, अब उसके बेस पे अगर मैंने किसी का ऑप्शन डेवलप किया है इन सब ऑप्शंस पे, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑप्शन। फिर आते हैं स्टॉक। टाटा स्टील है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, रिलायंस है, ये सब क्या हुआ, स्टॉक्स हुआ। इसके अगर डेरिवेटिव्स मैंने डेवलप किए, उसमें भी खास करके ऑप्शंस, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनीनेस ऑफ ऑप्शन। तो मनीनेस में देर आर 3 डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। दैट मीन्स आपके पास जो ऑप्शंस है, उस ऑप्शन को आप अगर एक्सरसाइज करते हो और पैसा मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर पैसा जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट। ना पैसा मिल रहा है ना पैसा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड
एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम लोग ये सही में इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ सके और ऑप्शन को सही में मैं आपके सामने डिकोड कर सकूँ। तो बी रेडी, मैं एनएससी की वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है nseIndia.com। इसमें सारे डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे। तो अभी हम लोग ऑप्शंस के ऊपर जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स में स्पेसिफिक। थोड़ी नेट की स्पीड स्लो लग रही है, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम। ये देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, ये आज के दिन का, आज पर्टिकुलर 14 के दिन में ये 4 o'clock में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 4 o'clock के आसपास कौन से अलग अलग ऑप्शंस के अंदर कितने का वॉल्यूम हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हम लोग एक निफ्टी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से किस तरह से अलग अलग पॉइंट को समझ सकते हैं। इसमें जाकर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। जो भी आज का अंडरलाइन है, आज के दिन में मार्केट क्या रहा है, तो आप अगर देखते हो तो 240 पॉइंट निफ्टी प्लस है, 145% प्लस है, 16,871 अभी निफ्टी चल रही है। आज का मार्केट बंद हो गया, नेक्स्ट 15 को स्टार्ट होगा। तो ये देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रखा है। इसमें कौन सी चीज को क्या बोलते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और मान लो पहली बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पॉटलाइट फिर से ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी अगर रेट देखते हो तो रेट अभी स्पॉट में कितना चल रहा है, तो स्पॉट का रेट है अभी अंडरलाइन का 16,871। तो 16,871 का अगर स्ट्राइक प्राइस होता तो दैट इज कॉल्ड एट द मनी, बट उतने का एक्यूरेट मिलेगा नहीं। इसलिए इसके नीचे के 16,850 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, इस तरफ है कॉल और दूसरी तरफ है पुट। तो कॉल के केस में इस तरफ के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, इस पॉइंट के से कम प्राइस वाले स्ट्राइक प्राइस जितने भी होंगे दैट इज कॉल्ड इन द मनी। उस प्राइस से जितने भी ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस है दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। पुट के केस में रिवर्स होगा, पुट के केस में जितना ऊपर हमको बेचने मिल रहा है दैट इज कॉल्ड आउट इन द मनी, और इस तरफ जो आएगा वो आउट ऑफ मनी। जिसमें कलर कोड दिख रहा है आपको इन शॉर्ट, वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, और ये दोनों आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल और पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट भी बहुत सारी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी 17 मार्च, 24 मार्च और 31 मार्च, इस मंथ का जो एक्सपायरी होगा वो 31 मार्च का होगा। तो 31 मार्च आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 31 मार्च के हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सेट होके आ गया। तो 31 मार्च का इसका मीनिंग क्या हुआ कि 16,850 का स्ट्राइक प्राइस का अगर मान लो आप कॉल बाय करते हो तो उसके लिए आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, तो 395। तो 395 पे करके आपके पास राइट है कि 31 मार्च को इस पॉइंट से ऊपर जितनी भी निफ्टी होगी दैट इज योर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 16,850 की जगह 17,850 हो गई, तो उस केस में आपको मिलेगा 1,000 में से आपने ऑलरेडी 400 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो 600 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा, राइट। ये एक्सपायरी के पॉइंट से बता रहा हूँ। जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि जब एक्सपायरी में टाइम ज्यादा होता है ना तो प्रीमियम ज्यादा होता है, फिर धीमे 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 प्रीमियम उसका कम होते जाएगा। जैसे ये वाले केस में अभी मार्केट का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, बट कितने रुपए का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 871 के हिसाब से देखें तो खाली 21 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉल की, कि अगर इसी रेट पे एक्सपायर हो गया तो आपको 21 रुपीज मिलेंगे, जिसके लिए अभी 395 मार्केट में चल रहा है। तो उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी धीमे धीमे डेट के साथ में कम होते जाएगी, और उसमें भी जब एक्सपायरी में लंबा टाइम बाकी होगा ना तो उस टाइम में ज्यादा प्रीमियम होता है और उसकी स्पीड घटने की कम होती है। फिर जैसे 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 एक्सपायरी नजदीक में आएगी तो उसका जो परसेंटेज में
उसका जो कम होने की स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स ज्यादा स्पीड से वो प्रीमियम कम होगा। पुट के केस में आप देखोगे तो पुट के केस में रिवर्स साइड है, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे कॉल में, तो जैसे जैसे अंडरलाइन का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तब तब आपको सामने यहाँ पे प्रीमियम घटता हुआ दिखेगा। अगर मान लो 16,400 500 का मैं कॉल लेता हूँ, तो उसके केस में आप देखोगे तो मुझको पे कितना करना पड़ रहा है, 628 रुपीज। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ मेरा प्रीमियम कितना था 21 का, तो 21 के ऊपर का जो अमाउंट है दैट इज प्रीमियम। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखोगे तो कंपेरेटिव आप बहुत कम पे करोगे, जो एडिशनल आप पे कर रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये भी एक इम्पैक्ट प्ले करता है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी सारी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, एवरी 15 पॉइंट के डिफरेंस में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, जैसे 16,800, 16,850, 16,900, 950, 17,000, 17,050, 17,100, 200, इस तरह से आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे। दिख रहा है आपको ये ऊपर में कहाँ तक के स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, 21,000 का स्ट्राइक प्राइस भी है, उसका प्राइस देखो 1.45। इसी तरह से आप यहाँ पे आओगे तो 19,600 है, कितना है 2.55। ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आपके पास में अवेलेबल है, राइट। होपफुली आपने ये एंजॉय किया होगा, कुछ नया आपने लर्न किया है। अब मैं फिर से आ जाता हूँ अपने पीपीटी के ऊपर, जिससे मैं आपको और उसके बारे में डिटेल में समझा सकूं। तो होपफुली ये जो पॉइंट था, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, ये तीनों आपका क्लियर हुआ होगा। फिर आते हैं हम पोजीशन ऑफ कॉल ऑप्शन बायर। जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो उस केस में आपके पास राइट है, बट ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन इज नील। प्रीमियम पेड और रिसीव, तो यू हैव टू पे द प्रीमियम एंड बाय द राइट। जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हो तो आपके पास राइट होता है, दैट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो जो भी अमाउंट पे करते हो आपको प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा, बट मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फ्यूचर में हमने कल देखा था कि फ्यूचर में कोई भी चीज आपको बाय करनी तो एक मार्जिन पे करना पड़ता है, दैट इज 15%, 20%, 25%, जो भी एक्सचेंज डिसाइड करता है उतना अमाउंट का आपको मार्जिन पे करना है, फिर आपको फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हो। बट कॉल ऑप्शन में अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो यू नीड नॉट टू पे दैट मार्जिन अमाउंट। फिर नेक्स्ट आते हैं रिस्क प्रोफाइल। तो रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीमियम पेड। जितना आप प्रीमियम पे करते हो उतने तक का आपका रिस्क रहता है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। एंड प्रॉफिट पोटेंशियल, द प्रॉफिट पोटेंशियल इज वेरी हाई। आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बट आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, जितना आपने प्रीमियम पे किया। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप जब प्रीमियम को प्लस करते हो तो जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम इसको, मैं इसको आपको कैलकुलेशन के साथ समझाने का ट्राई करता हूँ कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि 10,500 के आसपास, ये मैंने बुक से लिया, एनआईएसएम की बुक होती है उसमें से ये क्वेश्चन को लिया है कि जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करनी है तो एनआईएसएम की इक्विटी डेरिवेटिव का एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8, वो आप एग्जाम दे सकते हैं। 1,500 रुपीज सिर्फ उसकी फीस है। ये एग्जाम देने के बाद में आपको इक्विटी डेरिवेटिव बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप इवन ट्रेडिंग भी करने वाले हैं तो भी वो एग्जाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं ना तो उसके फंडामेंटल्स, उसके जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपको आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, उसमें क्लियर करने में प्रॉब्लम है, तो आप मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं। मैं इसकी कोचिंग भी देता हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, तो आपको मैं पास करने में हेल्प कर सकता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल कि मान लेते हैं हम लोग 10,500 के स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल परचेज किया, जिसके लिए 115 रुपीज का प्रीमियम मैंने पे किया। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस 10,500, प्रीमियम है 115 रुपीज का। तो उस केस में अगर एक्सपायरी के दिन, आज के दिन अगर एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के दिन में वही की वही एक्सपायरी आती है, 10,500 पे ही एक्सपायरी आती है, तो मैंने ऑलरेडी 150 का 115 का प्रीमियम तो पे किया ही हुआ है। निफ्टी की एक्सपायरी जो रेट पे है, तो इससे अगर मैं माइनस करूं तो प्रॉफिट लॉस हो गया 0। बट उसके लिए मैंने जो ऑलरेडी 150 रुपीज का प्रीमियम पे किया, दैट विल बी माई कॉस्ट, तो मेरा 150 रुपीज का यहाँ पे लॉस आएगा। इसी तरह से अगर निफ्टी बढ़ के 10,600 होती, मतलब 100 पॉइंट बढ़ती है उस रेट से, तो उस केस में मेरे पास राइट है कि मैं 10,500 में बाय कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 10,500 में बाय करके 10,600 में बेच दूंगा। मेरे पास जो राइट है, सॉरी,
कि मेरे पास जो पर्टिकुलर राइट है कि मैं 10,500 में बाय कर सकता हूँ, 600 पे आने पे 100 रुपए का तो मुझको बेनिफिट हो गया, और उसके सामने 150 रुपीज मैंने पे किया, तो मेरा अल्टीमेटली नुकसान आएगा कितना, सिर्फ 15 रुपीज का। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको याद हो तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। इसके पहले मैंने जस्ट आपको ब्रेक इवन की फॉर्मूला बताई कि कॉल ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है। तो आपको ये क्वेश्चन को अभी इस टाइम पे सॉल्व करके आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा ही, बट यहाँ पे आपको वीडियो को स्टॉप करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, कि अगर 10,500 पे आपने बाय किया, प्रीमियम 115 का पे किया, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। You have to write in chat box. Thank you. Okay, hopefully आपने आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर इज 10,615 रुपीज। इन दोनों को जब आप टोटल करते हैं तो जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट ना लॉस। फिर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर 11,400 का रेट आ गया निफ्टी का, मेरे पास राइट क्या है कि मैं 10,500 में बाय कर सकता हूँ, तो 500 में बाय करके 11,400 में सेल कर दूंगा, तो मुझको जो गैप मिला उस गैप में मैं 150 रुपीज को माइनस करूंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी प्रीमियम दिया है उसको परचेस करने के लिए। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 785 दैट विल बी माय प्रॉफिट। तो आप देखेंगे ये पॉइंट के बाद में जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता है, सॉरी जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही है, उसकी एक्सपायरी के दिन में प्राइस हम लोग बढ़ा करके रख रहे हैं, तो उस केस में उतने ही अमाउंट में आपका सामने प्रीमियम भी प्लस हो रहा है, उतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं ग्राफिकली आपको सिखाने का ट्राई करूं तो 10,500 तक का स्ट्राइक प्राइस है, अगर उस पर एक्सपायरी आती तो मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स हो गया 100 रुपीज का। अब अगर निफ्टी और कम हो गई, क्योंकि अभी तो निफ्टी ज्यादा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया, बट ये जब बनाया होगा उन्होंने बुक तो उस टाइम में 10,000 के आसपास की निफ्टी चल रही थी। तो 10,000 के आसपास अगर निफ्टी चल रही है और मैंने 10,500 का कॉल लिया है, तो उसके नीचे कितनी भी जाती है, इवन 8,000 आ जाएगी तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स है जो मैंने प्रीमियम पे किया है। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और ये पॉइंट के ऊपर जितनी भी निफ्टी बढ़ती है उतना मुझको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड। क्लियर, इसमें जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी अनलिमिटेड। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि ऑप्शन ऐसी चीज है कि फर्स्ट टाइम में शायद आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्शन सेलर के पॉइंट से। जब मैं ऑप्शन को सेल करता हूं दैट मींस मैं किसी और को राइट दे रहा हूं कि वो मुझको वो बाय कर सकता है, यानी जब वो बाय करने आएगा तो मुझको सेल करना पड़ेगा। तो उस केस में राइट तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है। अगर आप ऑप्शंस को बेच रहे हैं, कॉल ऑप्शन को बेच रहे हैं, उस केस में ऑब्लिगेशन तो यस आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। किस चीज का ऑब्लिगेशन है कि अगर सामने वाला बंदा बाय करने आएगा तो आपको बेचना पड़ेगा। प्रीमियम, इसमें प्रीमियम रिसीव होता है और उसके अलावा मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे फ्यूचर में मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ ऑप्शंस में भी आएगी। फिर आता है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल इज वेरी अनलिमिटेड। मतलब इस केस में जैसे आपने देखा हो कि यहाँ पे कैसा था कि रिस्क लिमिटेड है, मैंने प्रीमियम जितना पे किया उससे ज्यादा मुझको नुकसान नहीं होगा। बट जब आप बेचते हो तो आपका रिस्क है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है, और प्रॉफिट पोटेंशियल वेरी लिमिटेड। और लास्ट में ब्रेक इवन पॉइंट, इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट सेम है जैसे कॉल होल्डर का ब्रेक इवन पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो कॉल राइटर का भी सेम ब्रेक इवन पॉइंट आएगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। यहाँ पे मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने जो इसके पहले का एग्जांपल देखा था उसमें इसमें क्या फर्क है कि हमेशा आपको ये याद रखना है, अगर आपको ये कैलकुलेशन का पार्ट करना है तो हमेशा बायर के पॉइंट से प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, वहां पे 15 रुपीज का मुझको माइनस हो रहा था, लॉस हो रहा था, यहाँ पे 15 रुपीज का प्रॉफिट है। फिर कितना भी मार्केट नीचे चला जाए मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया है। 10 मिनट तब तक आप ये इसको देखिए। आप भी पानी की बोतल को साथ में लेके बैठिए कि जब भी आप यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड तो यू हैव अ सिप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मेरा जो प्रॉफिट हो अगर मैं बेच रहा हूँ तो जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया, यहाँ पे प्रीमियम ये मेरा रिसीव है, उसके सामने ये बाइंग का प्राइस हुआ निफ्टी का और ये सेलिंग का प्राइस हुआ, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है तो मेरा मैक्सिमम देखेंगे आप तो कॉल होल्डर का जो बाइंग का पॉइंट आता है उस केस में उसका जो प्रॉफिट लॉस है उसकी साइन को यहाँ पे चेंज किया है। एबीसी का जो टोटल किया है आप देख रहे हैं यहाँ पे 115 रुपीज का नुकसान आ रहा है बायर को, तो सामने 115 का सेलर को
प्रॉफिट आएगा। इसी तरह से धीमे धीमे आप ऊपर देखेंगे तो 785 रुपीज का बायर को प्रॉफिट था, तो उतना ही सेम अमाउंट को सेलर का नुकसान है। ग्राफिकली आपको और जल्दी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब मैं ऑप्शंस को सेल करूंगा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स होगा जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया है, बट प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड रहेगा, सॉरी प्रॉफिट मेरा लिमिटेड है, लॉस मेरा अनलिमिटेड होगा। ये पॉइंट के ऊपर निफ्टी बढ़ती, जितनी भी निफ्टी बढ़ती जाएगी उतना मेरा लॉस बढ़ते जाएगा। ऊपर कितनी जाएगी निफ्टी, देखो कोई लिमिट नहीं होती ऊपर कितना मार्केट जा सकता है। तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होगा अगर आपने बेचा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो जो आपका बायर का प्रॉफिट लॉस था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे उतने ही सेम अमाउंट का सेलर का बन रहा है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइन तो आपको समझ में आएगा, ये इस तरह की लाइन इसकी होगी। ये बायर का प्रॉफिट लॉस है और उसका पूरा रिवर्स इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो जो बायर का प्रॉफिट लॉस है उतना ही सेलर का प्रॉफिट लॉस आता है, बट साइन चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है। होपफुली आपको ये कॉल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पुट। तो पुट के केस में कैसा रहता है, पुट के केस में जस्ट अ मिनट, अब आते हैं हम लोग पुट के ऊपर। कॉल के कंपैरिजन में पुट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पे बायर यूज करते हैं, बेचने का यूज करते हैं, सेलर यूज करते हैं, होल्डर यूज करते हैं। तो इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि जब भी पुट ऑप्शन आप बाय कर रहे हो दैट मीन्स आपके पास बेचने का राइट है, यू हैव अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। So that means you have a right is right of what? You have a right to sell underlying at a strike price. जो भी strike price है उस पे आपके पास बेचने का राइट है। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ऑब्लिगेशन, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अब जब बंदा सेल करने आएगा, मतलब ऑब्लिगेशन के हिसाब से देखें तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, सामने वाले पे वो ऑब्लिगेशन होता है। प्रीमियम के केस में प्रीमियम आपने जितना पे किया दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पेड, मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। रिस्क प्रोफाइल आपका लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया दैट इज योर मैक्सिमम रिस्क। प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बट अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो अनलिमिटेड इक्विटी में इसलिए नहीं होता है कि वो पॉइंट से लेकर के जीरो तक प्राइस हो सकता है, जीरो से माइनस में नहीं जा सकता है। यस, रिसेंट एक डेवलपमेंट है जिसमें क्रूड के अंदर माइनस में भी गया था। अगर आपको वो डेट याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि वो कौन सी डेट को ऐसा इंसिडेंट हुआ था, या कौन सी कमोडिटी में ऐसा हुआ है, और आपको क्या लगता है कि किसी और कमोडिटी में भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। जैसे कॉल के केस में कॉल होल्डर या राइटर होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम को माइनस करोगे फिर जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको मैं आपको नंबर्स में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10,500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट परचेस किया है। मैं इसको हाईलाइट करने के लिए स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूँ। तो स्ट्राइक प्राइस कितना है 10,500। तो 10,500 की स्ट्राइक प्राइस का 160 रुपीज का प्रीमियम पे करके मैंने बाय करने का राइट लिया। अब उसी के रेट पे, सेम रेट पे 10,500 पे ही एक्सपायरी आती है तो क्या होगा, जो मैंने 160 रुपीज का प्रीमियम पे किया वो तो चला जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो मेरा नुकसान कितना होगा 160 रुपीज का। अगर रेट बढ़ गया, मार्केट में 10,900 का प्राइस चल रहा है, तो उस केस में 10,900 के हिसाब से मैं अगर काउंट करूं तो 160 रुपीज का मुझको प्रीमियम पे किया अगर मैंने, तो उसके सामने भले कितनी भी निफ्टी बढ़ जाए मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स ही है 160 रुपीज। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका लॉस फिक्स हो गया, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं आएगा। मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि जब प्राइसेस कम होते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मंदी के लिए यूज करते हैं पुट को, तो सही में अगर मंदी होती है कि अभी 10,500 ही चल रहा था, 500 वाला घट करके हो गया मान लो 10,000 रुपीज, 500 पॉइंट कम हुआ, तो जिसके लिए मैंने 160 रुपीज का प्रीमियम पे किया था और 10,000 का रेट अभी आ गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 500 पॉइंट का। तो 500 का मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें से 160 रुपीज को आप माइनस करते हो तो जो बचा कितना 340 रुपीज, दैट इज माई एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें नीचे जितना भी आप जाते जाओगे आपका 100 रुपीज ऐड होता जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो ग्राफिकली कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, अब आपको ये बताना भी है कि ये वाले केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके लिखना है
10,500 की स्ट्राइक प्राइस का पुट मैंने परचेज किया जिसके लिए 160 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, तो इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? परफेक्ट। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो इसमें देखेंगे आप कि मैंने 10,500 की स्ट्राइक प्राइस का जब पुट परचेज किया तो ऊपर कितना भी बढ़ेगा मेरा रिस्क फिक्स हो गया, जो मैंने प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा मुझको नुकसान नहीं आएगा। बट जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी मुझको प्रॉफिट मेरा बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड है इसके अंदर। ग्राफिकली देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये देखिए आपको कि निफ्टी जितनी भी प्लस हो रही है, यहाँ पे निफ्टी की जगह पे आप दूसरा कोई भी अंडरलाइन रख सकते हैं, जो भी अंडरलाइन है उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी अगर, तो भी आपका जो लॉस है वो फिक्स है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर मान लो घटना स्टार्ट हुआ तो ये पॉइंट के बाद, ये ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, इसके बाद से आप देखोगे कि अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है। जितना पॉइंट, समझिए निफ्टी का एग्जांपल है तो निफ्टी जितने पॉइंट कम होती है उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब ये था बायर के पॉइंट से। सेलर के पॉइंट से क्या होगा, इसका रिवर्स। बायर को अगर ये नुकसान हो रहा है इस पर्टिकुलर रेट पे तो सेलर को उतना ही प्रॉफिट आएगा। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से बनेगा। बायर का अगर उसमें नुकसान आ रहा है तो सेलर का उतना ही पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। ये अच्छा, ये 160 था ना, रुको रुको रुको। 160 पड़ेगा आपका ये वाले पॉइंट पे। स्ट्रेट लाइन नहीं मेरे से हो पा रही है, बट होपफुली आप समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का सेम होगा, और उसके बाद जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती जाएगी मेरा लॉस बढ़ते जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमेशा जो बायर का प्रॉफिट होगा, ये बायर का प्रॉफिट है, उतना ही अमाउंट सेलर को नुकसान आएगा। जो बायर को नुकसान आ रहा है उतना ही प्रॉफिट सेलर को प्रॉफिट होगा। ये पूरा मार्केट जीरो सम गेम है। इसलिए कभी भी आपको एग्जाम के रिलेटेड, इवन रियल लाइफ में आपको सेलर के पॉइंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो हमेशा आपको बायर के पॉइंट से प्रॉफिट लॉस निकालना है, और फिर उसके बाद में साइन को चेंज कर देना है। पुट ऑप्शन सेलर्स के केस में तो राइट, आपके पास राइट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आपने अपना राइट ऑलरेडी किसी को दे दिया जिसके बदले में आपने प्रीमियम लिया है। बट यस, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा। ऑब्लिगेशन क्या है आपका कि जो बायर है वो जब बाइक जो बाइक जो बायर है मतलब सॉरी उसका, वो जब सेल करने आएगा तो आपको कंपलसरी बाय करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपने किसी और को सेलिंग करने का राइट दिया है, जिसके कारण जब वो सेल करने आएगा तो आपको बाय करना पड़ेगा। प्रीमियम के केस में प्रीमियम आपको रिसीव होता है और उसके सामने आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। इसमें जो फ्यूचर का मार्जिन होगा सेम ही मार्जिन आपका लगेगा इसके अंदर भी। और रिस्क प्रोफाइल आप में रिस्क प्रोफाइल अनलिमिटेड रहेगी, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज लिमिटेड है। इसके अंदर आपको लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसको सेल करके काम कर रहे हो तो। प्रॉफिट पोटेंशियल जो बोलते हैं प्रॉफिट प्रोफाइल के अंदर, इफ प्राइस विल गो डाउन, जब प्राइस कम होती है ना तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है पुट में जब बाय करते हैं तो। बट सेलर के केस में क्या होगा कि जो लॉस होगा वो कब होगा, जब वो डाउन होना स्टार्ट होगा। मतलब जो बायर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है वो सेलर के हिसाब से लॉस होगा, जो बायर के हिसाब से लॉस हो रहा है वो सेलर के हिसाब से प्रॉफिट होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम को माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो पुट के केस में ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। पुट होल्डर या पुट राइटर दोनों में। जब इसमें आप ये देखते हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैंने उसका सेम एग्जांपल लिया है, जो केस है वो सेम का सेम है। 10,500 की स्ट्राइक प्राइस का पुट बेचा हुआ है, जिसके सामने 160 का प्रीमियम रिसीव हुआ है। जब आपके केस में उतना प्रीमियम रिसीव होता है तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलेगा। आपको अगर स्पॉटलाइट पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये बायर के पॉइंट से प्रॉफिट लॉस है जो हमने इसके पहले वाले केस में देखा। इसकी साइन को सिर्फ आप चेंज कर दोगे तो आपको सेलर के पॉइंट से प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। सबसे इजीएस्ट वे है इसको कैलकुलेट करने का, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अगर समझ लिया तो आपका समझो ऑप्शन का नॉलेज ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि ऑप्शंस में जो प्राइसिंग आती है वो प्राइसिंग के अंदर मूवमेंट कब आती है, जब ये प्राइसिंग में चेंजेस होते हैं।
जैसे ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण इसकी प्राइस में मूवमेंट आती है। तो कौन से 5 पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला है एसेट्स प्राइस, करंट एसेट्स प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, निफ्टी का एग्जांपल लिया। अभी 17,000 निफ्टी मान लो चल रही है और 17,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल लिया जिसके लिए आपने 100 रुपीज पे किया है प्रीमियम में, और पुट भी लिया जिसके अंदर 100 रुपीज प्रीमियम पे किया है। ये दोनों अलग अलग केस है। मान लो कॉल के अंदर आपने 100 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, तो करंट एसेट्स प्राइस 17,000 वाला 17,100 होगा, तो कॉल जो 100 चल रहा था वो बढ़ेगा, दैट इज इंक्रीजिंग। तो जब जब स्ट्राइक प्राइस वो सेम मतलब स्ट्राइक प्राइस का आपने बाय किया, उसकी जब प्राइसिंग होगी वो अगर बढ़ती है तो उस केस में कॉल बढ़ेगा, पुट माइनस होगा। क्लियर? स्ट्राइक प्राइस अगर आप देख रहे हो तो मैंने जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रखे थे, तो स्ट्राइक प्राइस में जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है प्रीमियम कम होता है कॉल के केस में, पुट के केस में प्रीमियम माइनस होते हैं। वॉलेटिलिटी, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो दोनों साइड अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इसलिए कॉल और पुट दोनों प्लस होते हैं। इसी तरह से टाइम टू एक्सपायरी, एक्सपायरी का टाइम आइडली क्या होता है, घटता है, यहाँ पे बढ़ने के पॉइंट्स है, बट एक एक दिन कम होता जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी कम होती जाएगी उसका प्रीमियम कम होगा। तो कॉल और पुट दोनों केस में वो प्रीमियम को कम करते हैं। और सबसे लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंडिया के अंदर हम ट्रेड करें तो इंडिया का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ता है घटता है तो उसकी इंपैक्ट भी प्रीमियम में आती है। अगर मान लो 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो उस केस में ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी प्लस होगा, कॉल का भी और पुट का प्रीमियम होगा वो माइनस होगा। इस तरह से इसमें काम होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है इसमें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। बेसिकली दो अलग अलग प्राइसिंग मॉडल हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट है विलियम शार्प ने 1978 में जो डेवलप किया था, दैट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, इंट्यूटिव एंड पॉपुलर अप्रोच। बट ये इतना लेंदी है कि इसको जब आप सॉल्व करते करते एक फाइनल प्राइस पे पहुंचोगे तब तक पूरे मार्केट का डायनेमिक्स बदल चेंज हो गया होगा, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए जो आजकल मैक्सिमम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड सॉल्व मॉडल। तो ब्लैक एंड सॉल्व मॉडल 1973 के अंदर फीसर ब्लैक एंड मेरोन सॉल्व ने इसको डेवलप किया था। ये मॉडल के अंदर ये कॉल और पुट की फॉर्मूला इन्होंने डेवलप की है। अच्छा, ये मॉडल ऐसा मॉडल है ना कि जिसको बहुत ही कम टाइम में नोबेल प्राइज मिला है। जल्दी ही आप देखो कोई भी डिसिप्लिन में विद इन 5-6 ईयर कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, बट ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिसको विद इन 6 ईयर नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बट आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको ये पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको इसमें 5 पॉइंट्स डालने रहेंगे जिसके पहले हमने कवर किया था यहाँ पे, करंट एसेट्स प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और रेट ऑफ इंट्रेस्ट। ये पांचों पैरामीटर आप जब डालते हो इसके अंदर तो आपको जो प्राइस मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड सॉल्व प्राइस। तो उसमें कॉल और पुट दोनों का एक एक प्राइस आएगा। ये फॉर्मूले में जो पॉइंट्स यूज किए उसके बारे में। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स में। तो टोटल देयर आर 5 ऑप्शन ग्रीक्स। कौन से ऑप्शन ग्रीक्स है? तो सबसे पहले आता है डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शंस वैल्यू टू गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस में चेंज होता है तो उसके प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको डेल्टा के थ्रू पता चलेगा। तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। तो अगर आप देखोगे तो डेल्टा होता है ना, वो क्या होगा कि आपको प्राइसेस के अंदर जो चेंज होते हैं उसके जो करंट प्राइस में, तो उसके प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आने वाली है उसका जजमेंट लेने में आपको हेल्प कर सकता है। सेकंड आते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स में गामा। तो गामा दैट मेजर्स द चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस में चेंज होता है तो उसके डेल्टा में क्या इंपैक्ट आते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू गामा। तो उसका फॉर्मूला चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइड बाय यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। तो अल्टीमेटली गामा क्या हेल्प करता है कि जो आपका एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी स्पीड से इन द मनी या आउट ऑफ मनी में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय गामा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शन ग्रीक्स में। गामा के बाद में आता है थीटा, जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग वर्क करते हैं। तो थीटा क्या होता है कि एक दिन का चेंज करते हैं हम तो हर दिन बाकी सारे फैक्टर को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो ऑप्शन हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। एक दिन भी कम होगा तो उसका प्रीमियम उतना स्पीड से मतलब उतना माइनस हो जाएगा। तो थीटा इज द मेजर ऑफ एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू द टाइम डिके। टाइम डिके जो हम बोलते हैं ना, एक एक दिन कम होता है, उसके ऊपर वर्क करता है। तो बेसिकली उसकी फॉर्मूला चेंज इन ऑप्शंस प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी बाय 1 डे। एक दिन का जो चेंज होता है दैट विल बी कैलकुलेटेड इन थीटा, राइट। और सबसे आगे बढ़ते मतलब ये तीन हो चुके हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं दैट इज कॉल्ड वेगा। वेगा को वॉलेटिलिटी बोलते हैं, कितनी जगह पे इसको वॉल भी बोलते हैं। तो वॉलेटिलिटी के लिए ये यूज होता है मार्केट में। जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगे
तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, कॉल और पुट दोनों की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करता है हम लोग 1% की वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो उसके प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आता है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय वेगा, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड इन चेंज इन वॉलेटिलिटी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी को 1 रखा गया है, और जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो जो भी लॉन्ग पोजीशन होगी उसके लिए पॉजिटिव और शॉर्ट पोजीशन के लिए वो नेगेटिव है। फिर आते हैं हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर, लास्ट ऑप्शन ग्रीक्स जिसको आरएचओ या रो बोलते हैं लोग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो 1% का चेंज आता है तो उसके प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आएगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय रो। तो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ द अंडरलाइन, ये आपको इस फॉर्मूले के थ्रू रो का कैलकुलेशन मिल सकता है, राइट। प्रैक्टिकली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स आपको दिखाते हैं, तो आप चाहो तो उन साइट्स का भी यूज कर सकते हो। मैं क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं गया हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जो बेसिक भी कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अभी इसको फर्स्ट लेवल का कंप्लीट किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी है, ये हमने खाली सिर्फ एक पार्ट कवर किया है। अगर ये आपको ऑप्शन अच्छा लगा और लगता है कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी सीखनी है, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना हम लोग का चांसेस है जिसको हम लोग प्रिपेयर करें। अगर मैक्सिमम लोग इस चीज के लिए कमेंट करते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक सेशन रखना है, तो वी कैन डू, राइट। अभी मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो मैंने पूरा सेशन बनाया उसमें कहाँ कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है। तो सेबी की वेबसाइट से मैंने काफी कुछ लिया है, एनएससी की वेबसाइट मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई भी। उसके अलावा quiz.nism.ac.in, यहाँ पे हम लोग का एक क्विज चल रहा है। तो अगर आप उसके पार्ट हो, नहीं हो तो आप अपनी कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, आपकी कॉलेज मेरे मुझको कांटेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अदरवाइज वहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है एजुकेशन के लिए, आप जा करके वहां से कंटेंट डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा nism.ac.in, जो मैंने कोर्स के बारे में बताया मॉड्यूल 8A, सॉरी मॉड्यूल 8 इक्विटी डेरिवेटिव, वो मैंने यहाँ से लिया है। और डेरिवेटिव्स को अच्छी तरह से फ्यूचर और ऑप्शंस को सीखने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है जॉन सी हल। ये एक बुक है जिसके थ्रू आप और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, करीब 800 पेज की बुक है। होपफुली आपने ये थोड़ा सा स्पीडी सेशन एंजॉय किया होगा। और वेलकम टू द फ्यूचर, भले ही ऑप्शन का क्लास है बट फ्यूचर है ना, मतलब ये ऑप्शंस के बाद का स्टेप आता है। अगर आप ऑप्शन समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश दिखा रहे हैं तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और आप टॉप के जो 5% लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑप्शन समझ में आता है। तो वेलकम टू दिस न्यू कम्युनिटी। कल का दिन हमारा लास्ट होगा प्रोग्राम, और उसके अंदर काफी कुछ हम लोग गोल सेटिंग के बारे में कवर करने वाले हैं। तो वो प्रोग्राम भूल से भी उसको छोड़ना नहीं है। और अगर इसके पहले के प्रोग्राम्स अभी तक आपने नहीं कवर किए हैं तो नीचे लिंक में आपको सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे, उन सारों को कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक सोशल इनिशिएटिव लिया है हमने कि जिससे मैक्सिमम लोगों तक हम ये फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज पहुंचा सके। और मैंने कोशिश की है कि इसको एकदम मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं। फिर भी आपको कहीं पे लगता है कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर एंड थैंक यू मैडम। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि आज के दिन में आप इस टाइम पे बहुत कुछ कर सकते थे, बट आपने अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट आवर्स का टाइम निकाला। तो उसके लिए थैंक यू सो मच।